Hey guys, welcome to Academic Notebook। चालू कर दिया तूने? हाँ। वही तो है, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं करता, डायरेक्ट जाना ही मुझे अपने शांति कोई लेना है। फॉर्मेलिटी नहीं, अपने सीधा चालू, अपने तो मुझे formality बताते करनी है। किस बारे में बात करनी है? आप बता रहा हूँ तो अभी तेरे को मैं सवाल पूछूंगा, तेरे को जवाब देने हैं। तो आज मुझे मेरे खुद याद साथ नहीं मेरा आईपीएस किस में हुआ था सिलेक्शन। आईपीएस 9 में हुआ था क्या? उस ऐसे टिपिकल सवाल नहीं पूछूंगा, जैसे टफ सवाल नहीं पूछूंगा, आसान आसान, ठीक है, जो सोचने का टाइम लेना जिनके लगेगा। उत्तर तुझे याद होंगे। तो आज मेरे साथ मेरा फ्रेंड तरुण कुमार आया हुआ था चंडीगढ़ यहाँ पे घूमने। तो मैंने सोचा 10-15 मिनट आप लोगों के लिए निकाल के तरुण अपना एक्सपीरियंस शेयर करे, तो आपको जो उससे बेनिफिट मिल सके आप उठाएं। तो सबसे पहले तरुण से थोड़ा सा आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, आपका बोलो क्या, तेरा एजुकेशन थोड़ा सा तेरा एजुकेशन बैकग्राउंड के, और एजुकेशन जैसे मेरे को तो पता है ही सब, तो एजुकेशन के चलते चलते तेरे को क्यों बैंकिंग का चस्का लगा, और फिर कैसे बैंकिंग से तूने अपना एक जॉब, अच्छा जॉब लेके फिर तूने एसएससी में इतनी अच्छी जॉब ली। जब ली मतलब हाँ वो अपने नंबर भी बताना, मतलब अपना हाँ, छोटा मोटा थोड़ा मोटा जो भी एक्सपीरियंस है ट्राई टू शेयर, तो ऑडियंस को तेरे बारे में थोड़ा इंट्रो मिल जाए वैसा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ। हेलो गाइस, मेरा नाम जैसे कि बताया शुभम ने, मेरा नाम तरुण कुमार, मैं भरतपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, और हम दोनों ने साथ में ही बीटेक किया है आर्या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से, जयपुर से। और रही बात मेरे बैंकिंग में क्लरिकल में सिलेक्शन होने की, तो मतलब बैंकिंग में मतलब जैसे पहले ये कि मन क्यों हुआ बैंक में, मन क्यों हुआ वही बताता हूँ। इंजीनियरिंग करते करते, इंजीनियरिंग करते हुए, इंजीनियरिंग में 12th के बाद जैसे ही लड़का मैथ साइंस, 12th में कितने परसेंटेज बने? 12th में 83.6%, ओके, और 10th में? 10th में 86.33%। और दोनों हिंदी मीडियम के? दोनों हिंदी मीडियम। और बोर्ड? राजस्थान बोर्ड। राजस्थान बोर्ड हिंदी मीडियम, ठीक है। उसके बाद में फिर ठीक आपने है, हमने बीटेक किया, हम दोनों ने मैकेनिकल साथ से। में मैकेनिकल में बीटेक किया है। हम्म। सेकेंड ईयर में आते आते हमको पता लग गया कि हमारी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। अच्छा, तेरे को सेकंड ईयर में? सेकेंड ईयर में पता लग गया कि टेक्निकल हमारे बस का नहीं है, हमको सरकारी नॉन टेक्निकल फील्ड होते हैं जैसे बैंक, पीओ, एसएससी या माइक को पास रख, थोड़ा ऐसे हिलाएगा तो ओके वॉइस भी हिलेगी। तो मेरे को प्रोफेशनलिज्म सिखा रहा है, तो ये तो नहीं आएगा ना। ये भी डाल दियो। हाँ हाँ, तो फिर हाँ, तो सेकंड ईयर से मेरे को मुझे दे दे, मैं पकड़ लेता हूँ, आप आराम से हाथ हिलाइए अपना। उससे फर्क पड़ता है? हाँ, नहीं पड़ा। अरे पड़ेगा भाई, मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो सेकंड ईयर में मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर हो गया था कि मुझे टेक्निकल में बस मुझे बीटेक कर लेनी है एक डिग्री के लिए, लेकिन मुझे नॉन टेक्निकल के लिए अभी से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो मैंने क्यों, नंबर अच्छे नहीं आ रहे थे बीटेक में? नंबर भी अच्छे नहीं, मतलब मैकेनिकल मुझे, मतलब टेक्निकल मुझे सूट हो नहीं रहा था, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं उसमें कुछ अच्छा कर पाऊंगा। इंट्यूजन आ गई थी। हाँ, वो सेकंड ईयर में मेरे साथ हो गया था जब अच्छा। हमारा मैकेनिकल स्ट्रीम चलने लगा। तो उसके बाद थर्ड ईयर का जो ट्रेनिंग पीरियड होता है 2 महीने का, उसमें लोग ट्रेनिंग करने जाते हैं मैकेनिकल से जुड़ी हुई, अपनी स्ट्रीम से जुड़ी हुई। मैंने 2 महीने का महिंद्रा, मतलब नाम ले सकता हूँ, हाँ, हाँ। वहां से मैंने बैंक की कोचिंग करी, अच्छा, जिससे वो मेरे को अभी 4th ईयर के बाद काम आई। अच्छा, उस महिंद्रा करके कोई कोचिंग है अच्छा, जयपुर में ही? हाँ, जयपुर में ही, वो हाँ। हर जगह होती है उसकी ब्रांचेस। तो थर्ड ईयर में जो अपना 2 महीने का जो हाँ। पीरियड होता है ट्रेनिंग का, हाँ। उसको मैंने वहाँ यूटिलाइज किया। मतलब ट्रेनिंग नहीं करी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग उसकी करी? हाँ, क्योंकि मुझे पता था मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, तो मैं उसकी प्रिपरेशन में टाइम लगा। थर्ड ईयर के एंड में? हाँ, और ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट तो कहीं से भी जुगाड़ हो ही जाता है। 4th ईयर अपन ने प्लेसमेंट भी लिया कॉलेज में, हाँ। टेक महिंद्रा नाम की कंपनी में, लेकिन हमको पता था कि हमें तो जाना किस डायरेक्शन में, तो हमने बस वो लिया और रखा। 4th ईयर के बाद हमने, मतलब मुझे पता लगा कि मेरी एज कम है। अच्छा। वो डॉक्यूमेंट्स की वजह से भी कम है और वैसे भी कम थी। हाँ। तो बैंक का जो रास्ता मेरे दिमाग में था वो पीछे हट गया, उसके आगे मैंने एसएससी को रखा। अच्छा, तो सीजीएल 6 मतलब 17 से मेरा, मतलब सीजीएल 17 ही गोल था। हाँ। 17 दिया मैंने, 18 दिया, अभी 19 भी दिया है। तो कभी मेंस, कभी अभी तो पूरा दे रखा है। हाँ। इसके बीच में जब 17 का पेपर था, उसके बाद वो आप सभी को पता होगा कि वो मतलब उसमें बहुत सारी धांधलेबाजी हुई थी और वो पेपर होल्ड पे चला गया था, वो कोर्ट केसेस हुए थे। तो वहाँ मेरे को लगा कि इतना मतलब बीच का पीरियड में क्या करूँगा। तो वहाँ मैंने अपनी जो पढ़ाई की डायरेक्शन को थोड़ा बैंकिंग की तरफ भी मोड़ा, क्योंकि अच्छा। मुझे एक नौकरी चाहिए थी। हाँ। एक जॉब लेनी है। मतलब जैसे
बैंकिंग से शुरुआत करी, हाँ। फिर बीच में फीलिंग आई कि नहीं एसएससी, नहीं वो एसएससी अपने पास एज है, हाँ, एज तो का, अपन एसएससी में ट्राई कर हाँ, लेते नहीं हैं। एज का रिस्ट्रिक्शन था ना बैंक में 21 20 कुछ ऐसा आ रहा था। अच्छा, अब तो 27 है। हाँ हाँ अभी डॉक्यूमेंट्स में 24। अच्छा, तेरी एज, हाँ इनकी एज के साथ ये प्रॉब्लम था कि इनको 21 ईयर्स के बाद आपको बैंक का जॉब मिलता है। हाँ। ये भाई साहब छोटे थे, इनकी एज 1997 हाँ, की इनकी बर्थ है डॉक्यूमेंट्स में 19 में मैंने तो बीटेक कर इसलिए लिया था। तूने एसएससी की तरफ हाँ। रुझान किया क्योंकि अपना उसमें वैसे कि- भी 1-2 साल हाँ। लगेगा तो तो इसलिए इसलिए- वो फिर एसएससी में मेरा रुझान और बढ़ता गया क्योंकि वो अच्छा लगने लगा। हाँ हाँ हाँ। बीच में जो 17 के बाद वाले पीरियड में मैंने सोचा एक जॉब के लिए पहले बैंकिंग देख लेते हैं। हाँ। तो बैंकिंग की मैंने मुश्किल अब से एसएससी में टाइम लग रहा था तो वापस बैंकिंग हाँ। में मैंने 1 से 2 महीने मुश्किल से हाँ। बैंक की जो कोचिंग्स होती है मतलब यूट्यूब से पढ़ाई करी। हाँ। यूट्यूब से मॉक टेस्ट और इनका पता लगा मुझे। हाँ। सिर्फ उसी से 2 महीने की पढ़ाई में मैंने IBPS PO शायद 9 था उस टाइम पे, तो उसका प्री दिया था। और फिर बाद में दिसंबर में क्लैरिकल का प्री, लेकिन पीओ का मेंस मेरा हो गया था दिसंबर में। क्लैरिकल का प्री देने से पहले पीओ का मेंस हो गया था, वो निकल गया। मतलब मुझे पता था सिलेक्शन एंड में जाके नहीं होगा क्योंकि ऐसे अगर चलते फिरते सबका होने लग जाएगा। तो वही मैं अपनी काफी वीडियोस में बोलता हूँ कि आप मेंस निकाल रहे हो, आप प्रीलिम्स हाँ। निकाल रहे हो, उसके कोई मायने इसके नहीं कोई है मायने नहीं है जब तक आप मेरिट में अपना मेरिट स्थान में, ना बनाओ हाँ। और एक जॉब ना लो। वो मैंने थोड़ा टाइम पहले इस चैनल पे भी वीडियो डाला था, आपने देखा होगा। हाँ मैंने भी देखा। तूने नहीं बोलना पड़ता है। मेंस क्लियरिंग मेंस इज नॉट इनफ। हाँ तो वहाँ से मेंस भी क्लियर हुआ और मेंस में मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो पहली बार में ऐसी, क्योंकि अभी होना तो नहीं है लेकिन पहली बार में हो गया तो ठीक ये तो है पहले। लेकिन ये पता लग गया था कि जब ये हो गया तो क्लैरिकल का तो आराम से ले ही सकते हैं। तो क्लैरिकल का प्री हुआ, प्री करने की बात थी, उसके बाद तो मेंस पूरा जीए पे डिपेंड करता है। हाँ। तो उसका सिर्फ मेंस में मैंने जीए ही पढ़ा था। हाँ। क्योंकि जो पीओ का जो मेंस था वो सिर्फ जीए की वजह से मेरा थोड़ा रह गया था। अच्छा। तो इस बार मैंने सिर्फ इंटरव्यू की, इधर मेरी तैयारी चल रही थी पीओ की। हाँ। और इधर मैं क्लैरिकल का मेंस में सिर्फ जीए पढ़ लिया। हाँ। तो क्लैरिकल वो सिर्फ जीए काम कर गया। 1 अप्रैल को रिजल्ट आया तो पीओ तो एज एक्सपेक्टेड होना ही नहीं था। हाँ। लेकिन क्लैरिकल हो गया। चलो। तो यहाँ 2 चीजें हुई हाँ। कि या तो मेरा पीओ में हो जाता, हाँ। मैं उस टाइम के लिए तो खुश हो जाता, हाँ। लेकिन जो अल्टीमेट गोल है मेरा हाँ। एसएससी का, वो- मैं फिर उधर देख भी नहीं पाता। हाँ। मैं पीओ में फंसा रह जाता, बैंकिंग में ही मुझे जिंदगी गुजारनी। मतलब अब आज अगर आप अपने पास्ट को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि चलो पीओ नहीं हुआ तो ठीक नहीं है। उस टाइम भी मेरे को ये क्लैरिटी अच्छा था। थी। हाँ ये था क्योंकि मुझे जाना वही है एसएससी हाँ। में, तो ये मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। हाँ। और मेरे मतलब ऐसे बैकग्राउंड में ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे एक जॉब अभी की अभी चाहिए थी ऐसे। तो मतलब मुझे क्लैरिकल भी मिल गया तो एक सोर्स ऑफ इनकम हो गया। जो रिश्तेदारों का बवाल रहता है पूछने का, वो सब खत्म हो गया वहीं पे कि भैया लड़के हाँ। के पास नौकरी है। नौकरी। हाँ वो जो उनका रहता है क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, तो ये है मेरे पास क्या कर रहा हूँ। वो दुनिया को अब पता है, नहीं पूछते अब मैं पूछता हूँ आओ भाई पूछो ना क्या कर रहा हूँ। अब नहीं पूछता कोई भी। तो अभी बस मैं आराम से शांति से अपनी तैयारी भी कर लेता हूँ, तैयारी कर चुका हूँ मतलब। तो देख लो आप जॉब के साथ साथ तैयारी करते हैं लोग, तो मतलब आपने बैंकिंग की जॉब लेने के बाद भी अपने हाँ एसएससी की पढ़ाई प्रिपरेशन कंटिन्यू हाँ। रखी। उसके बाद मैंने 18 और 19 उसी जॉब में दिया। मेरे जॉब को 2 साल होने वाले हैं अभी। तो ये 19 तक मैंने मतलब उसी के साथ दिया। सीजीएल 18 और सीजीएल 19 आपने दोनों जॉब हाँ, चलते जॉब हुए के साथ दिए। दिया हाँ। अब एक बार अपने सीजीएल 18 और सीजीएल 19 के स्कोर बता सकते हैं आप? ठीक है। 18 का जो कई शिफ्ट में पेपर हुआ था और कुछ टफ शिफ्ट थी। जैसे 4 तारीख की जो शिफ्ट थी वो सबसे पहला शिफ्ट मेरे था, और मेरी शिफ्ट जो थी 4 तारीख को सेकंड शिफ्ट, वो सबसे टफ मानी गई थी एनालिसिस में। तो उस टाइम मैं आपका सेकंड अटेम्प्ट होता है तो आपको रहता है कि आपका पिछली बार से अच्छा स्कोर रहेगा। हाँ। लेकिन वहां जाके हमारे तोते उड़ गए। हाँ। और मेरा मतलब मेरे हिसाब से बहुत खराब परफॉर्मेंस था क्योंकि पहले वाले में मेरे 17 वाले में 160 थे। हाँ। इस वाले में 120 30 आने चाहिए थे। हाँ। और इसका जो रिजल्ट था वो मेन से सिर्फ 15 दिन पहले आया था, प्रीलिम्स का 18 का। हाँ। हाँ है ना। हाँ, हाँ, 18 वाले प्री का। तो मैंने सोच लिया था इस बार नहीं हो पाएगा, अगला ही देखेंगे। हाँ। मैं फिर आरआरबी वगैरह और चीजों की पढ़ाई में लग गया था। हाँ। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मेरी टफ शिफ्ट थी, इसकी वजह से जो मेरे 117 नंबर थे वो 160 हो गए थे। हाँ ये तो मेरे साथ भी नॉर्मलाइजेशन में 126 163 हो गए थे। हाँ तो ये अलग ही फंडा हो गया। लेकिन 15 दिन ही बचे थे। हाँ तो अब तो 15 दिन में मैं सिर्फ हो सकता था पुराना ही कवर कर पाता, लेकिन एक जो 17 ने बेंचमार्क सेट किया था सीजीएल 18 मतलब मेंस का, हाँ
तो वो मेरे दिमाग में था कि टफ आएगा पेपर। हाँ टफ आएगा और हाँ। 15 दिन में आप क्या उखाड़ लो। हाँ, सही बात। तो ये वाली बात थी और मेरा ध्यान उस टाइम आरआरबी पीओ के प्री को निकालने के लिए भी था। अच्छा तो इन दोनों में मैंने चुना आरआरबी पीओ। अच्छा। इसको मैंने तो skip कर आपका दिया। गोल एसएससी था, हाँ। उसके बावजूद भी आपने आरआरबी पीओ प्री क्यों चुना? हाँ उस टाइम पे आपके पास एक जॉब भी थी। जॉब भी थी क्योंकि उस टाइम सीजीएल का मतलब ये प्री देने से ही मुझे पता लग गया था इस बार मेरा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, आपको थोड़ा माइंड में माइंड में हो गया थी था कि 120 30 में कुछ नहीं होता, 160 में आजकल कुछ तो नहीं होता। 160 में भी कुछ नहीं होता कुछ आपको नहीं लगा? होता। हाँ। नहीं वो तो 15 दिन पहले पता लगा ना। 15 दिन पहले। 15 दिन पहले मुझे एक डिसीजन लेना था कि मैं आरआरबी पीओ का प्री दूं जिससे हाँ। मैं अपने स्टेट में जॉब ले लूं हाँ या फिर मैं सीजीएल दूं। हाँ तो सीजीएल का मुझे उस टाइम पे मैंने आरआरबी पीओ प्री चुना और सीजीएल भी मैंने स्किप कर दिया, सीजीएल का मेंस और आरआरबी पीओ का प्री भी नहीं हुआ। तो ये वाला डिसीजन मेरे लिए फायर बैक कर गया। हाँ। तो वो वाला मैंने स्किप कर दिया, 17 18 मेरे ऐसे ही स्किप हुए। हाँ। तो अभी 19 वाला हाँ। फिर मैंने एक ही, उसके बाद सब कुछ छूट गया तो मैंने कहा भाई एक ही पेपर देते हैं, सिर्फ सीजीएल देते हैं। हाँ। और सीजीएल का 19 वाला प्री दिया जो मार्च में हुआ था। हाँ। उसको भी देख के मुझे अच्छा लगा, हाँ। मतलब मुझे हो गया था कि इस बार अच्छा हुआ है तो इस बार काम बन जाएगा, ये मेरा लास्ट होना चाहिए। मैंने लास्ट कितने मार्क्स आ रहे हैं नॉर्मलाइज को? नॉर्मलाइज स्कोर 170 इसमें सीजीएल 19 प्री में। और मेंस में? मेंस में अभी तो मार्क्स हाँ मतलब क्या वो कितना बता? रॉ मार्क्स पता हो गए। तो मैथ्स में 185.5 और इंग्लिश में 184। अब देख लो 185.5 कौन सी शिफ्ट में बन रहे हैं? 16 नवंबर 16 नवंबर, जो कि 18 नवंबर वाली जो शिफ्ट थी वो इजी बोल रहे थे, है ना? और उस 15 और 16 वाली बहुत टफ थी, और 16 में अगर 185.5 मार्क्स बन रहे हैं तो यू मस्ट बी फीलिंग वेरी गुड। हाँ मतलब जैसा कि मतलब लोगों ने करवा दिया फील गुड तो हमें तो ऐसा क्योंकि पेपर मेरे हिसाब से और तो अब ठीक आपकी ही था। आगे क्या स्ट्रेटजी है? आगे मेरी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, मैंने अपनी जितनी पढ़ाई करनी थी कर ली। मतलब मुझे ये लास्ट देना था हाँ। क्योंकि ऐसे मैं कब तक पढ़ाई करता रहूंगा और वो है ना। तो मेरे को ये लास्ट देना था कि इस बार देखते हैं अच्छे से दूंगा क्योंकि ये मैं अपना 100% दे रहा हूँ। और इसके बाद नहीं हो रहा है तो आगे मैं मतलब अगले अटेम्प्ट में मैं ऐसा क्या कर लूंगा। ये पूरा वैसे रहता है ना, मतलब ये आपकी, अब हाँ सॉरी आपकी मेहनत के साथ आपका लक भी साथ में चलता है। हाँ। तो मेरा मतलब 17 18 19 से मैंने कभी भी कम नहीं दिया, हाँ। अपना 100% दिया जितना मेरे को देना चाहिए। हाँ। मेरे को और कोई गुंजाइश नहीं है कि मैं ये भी कर लेता है वो भी कर लेता। तो मैंने अब अपना आपको लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट का कोई गुंजाइश हाँ, नहीं है, मतलब तो फिर अब फिर से देने का क्या बात ये मतलब? रहती है आप कितनी भी तैयारी कर लो, हाँ। एक वो स्कोप रहता है, उसी स्कोप से आपका पेपर आए क्योंकि इतनी शिफ्ट्स में पेपर होता है। हाँ। तो वो भी एक फैक्टर रहता है। तो अगली बार ऐसा दूंगा कि मैं थोड़ी और तैयारी तो मैं यही करूंगा जो किताबें हैं और प्रैक्टिस करूंगा। तो उसके बाद वो पेपर कैसा आए, ऐसा आ जाए जो मेरा पिछले स्कोर से भी कम हो जाए, ये भी बात है ना। तो बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं और ये मैंने लास्ट दिया था कि अपना फुल मैं जैसे पहले देता हूँ इस बार मैं लास्ट कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं, कर दो एक बार जाके, वो बसती रहेगी। अरे भाई क्या हो रहा है ये क्या कर रही है? अरे सीधे चले जाओ। इतना सब एडिट कर लेता है क्या ये सब। नहीं एडिट क्यों करना है? सीधे जाएगा ये वीडियो ऐसे कैसे? जा भाई मेरे को अतरंगी एंगल्स थोड़ी बना रही है हम कि भाई वो कहीं और बोल रहा है कोई कहीं और बोल रहा है। नहीं तो- ये जो इधर खाना नहीं ये सब तो फर्क नहीं पड़ता। तो अपन कहाँ थे? हाँ, तो मैं आपको ये देखो यहाँ पे 2-3 चीजें आपके जानने के लिए मस्त मस्त थी कि एक तो इन्होंने बोला कि लक की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, और मैं हमेशा आप लोग भी कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछते हो तो मैं बोलता हूँ एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू योर पर्सनल प्रेफरेंसेस। अब अगर मैं अपने आप को देखूँ तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार मेरी तो स्टडीज लाइफ टाइम चलती रहेगी। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं लाइफ टाइम कुछ ना कुछ पढ़ते रहूंगा, भले ही नॉट एसएससी नॉट यूपीएससी देन माय ओन फील्ड इन विच एवर फील्ड आई एम करेंटली डूइंग राइट नाउ। तो तरुण भाई साहब से मैं जब भी बात करता हूँ तो ये एट द एंड मेरे को बोलते हैं कि भाई क्या पढ़ाई पढ़ाई मतलब कंपटीशन की पढ़ाई मेरी अभी खत्म मैंने कर दी। नहीं जैसे कि किताबों से नहीं पिंडा नहीं ऐसा छुड़ाना नहीं है, भाई। ऐसा नहीं है। लेकिन अभी ये जो कंपटीशन का जो फेज अपना पिछले 26 सालों से हम पढ़ रहे हैं हाँ। वो मुझे खत्म करना है। हाँ। मतलब अभी नहीं, अभी कुछ मतलब और आज भी है लाइफ में। आज बंदा गाइडेंस सही दे रहा है मेरे को। मेरे से बात करते तो यही बोलता है कि भाई किताबों से पीछा छुड़ाना है और कितने दिन किताबें पकड़ के रखेंगे बताओ। किताबों का मतलब जिनसे लोगों को बोरियत होती है और ये सब ना, ये हाँ। किताबें कंपटीशन और अपनी एकेडमिक्स की होती हैं। हाँ। तो मैं उनकी बात मतलब करता आप हूँ भी कि ये मुझे मानते नहीं। हैं कि लाइफ टाइम आदमी को कुछ ना कुछ हाँ हाँ सीखते रहना बिल्कुल चाहिए, पढ़ते रहना पढ़ते चाहिए। रहना पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं लेकिन हम सिर्फ 4 किताबों को 26 सालों से पढ़ रहे हैं। मेन बात ये कह रहा हूँ मैं, मैथ फिजिक्स ये सभी
लेकिन दुनिया में बहुत सी चीजें हैं पढ़ने के लिए, तो उनकी तरफ कब अब आप उनको छोड़ना चाहते हैं, आप जब हाँ, इनको उनसे छोड़ना बात चाहता हूँ, करते और मैं उनको अगर कुछ अच्छी किताबें वैसे अलग हैं उनमें भी तो पढ़ सकते हैं, उनको सही। पढ़ना चाहता हूँ, उनके लिए टाइम नहीं मिलता। अब उनके लिए टाइम निकालना मुझे। हाँ। तो मतलब इन्होंने अपना एक काइंड ऑफ पूरा इंट्रो तो दे दिया तरुण ने, तो अब मतलब अपन ये जान लेते हैं कि पॉइंट बाय पॉइंट के है ना प्रिपरेशन में क्या क्या इन्होंने किया, याद होगा जितना भी उतना बताने की कोशिश कीजिएगा। और उसके अलावा प्रिपरेशन के टाइम पे ऐसा कोई टफ टाइम्स जो आपने कभी ऐसे नोटिस किए हो कि यार यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है पढ़ाई में, मतलब पढ़ाई में नहीं, लाइफ में, जैसे आप प्रिपरेशन के दौर में आपके कि नहीं यार अब ऐसे अप्स एंड डाउन्स के, आप कब से प्रिपरेशन कर रहे हो? 3rd ईयर से, मतलब 2015 से आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, और आपका जो आपने मतलब एट द एंड कहीं गोल सेट किया एसएससी, वो अभी भी अचीव नहीं हुआ है, एंड मतलब हाँ आपको पता है कि 2019 में आपका हो जाएगा, पर फिर भी वो तो मतलब ऐसा कभी फील हुआ कि यार इतना ही टाइम हो गया है वो? ये तो मतलब एक चीज है जो हमेशा मतलब मेरे को याद रहेगी इस फील्ड, मतलब इस वाले जोन में। 17 का जो प्री हुआ था मेरा बहुत अच्छा हुआ था, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही चीज गोल था मेरा, तो मैंने इधर उधर कहीं ध्यान नहीं दिया। सीजीएल का 16 मतलब 2016 से मैं तैयारी कर रहा था, 17 के अगस्त में जाके ये एग्जाम हुआ था प्री का, मेरा बहुत अच्छा हुआ था। 160 मेरे पहले अटेम्प्ट में आ रहे थे 200 में, और उस टाइम पे बिना नॉर्मलाइजेशन के 200 में से 160 अच्छे होते थे। तो उसके बाद मैंने मेंस का भी शुरू किया। मेंस का पेपर फरवरी 2018 में था। मेंस का पेपर देने हम गए, बहुत अच्छी तैयारी से गए। 17 तारीख मुझे आज भी याद है, 17 फरवरी। तो पहले 2 घंटे का मैथ का पेपर होता है, उसके बाद गैप देके इंग्लिश का। मैथ का पेपर टफ आया था, लेकिन वो सबके लिए टफ था, मैंने भी दिया, ठीक है, हो गया। उसके बाद जो बीच का गैप होता है, मैं उसमें अपने किसी रिलेशन में चला गया, मतलब बीच का टाइम स्पेंड करने के लिए। अभी उस टाइम पे मेरे दिमाग के साथ ऐसा क्या, मतलब ऐसा कहते हैं जीरो हो जाता है दिमाग, शून्य। तो वो शून्य मेरा उस टाइम हो गया था। आज जो मैं देखता हूँ पीछे जाके, तो मेरा शून्य हो गया था। मतलब मेरे को ये नहीं रहा कि अभी जो आगे वाला पेपर होने वाला है उसको मुझे जाना है, उसे अटेम्प्ट करना है, तो वो मेरा दिमाग जीरो हो गया था। तो वहां से वो मतलब इंग्लिश का पेपर मेरे से छूट गया। इसके सीजीएल 17 का मेंस का इंग्लिश मेरा छूट गया, टाइम पे पहुंच नहीं पाए, टाइम पे मैं पहुंच नहीं पाया, जिसको लोग बहुत कैजुअली ले लेते हैं। हाँ। ये मतलब हो जाता है ऐसा, लेकिन जिसके साथ ऐसा हो जाता है कि छूट जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, छोटी सी बात। तो ये मेरे साथ हो रखा है, तो ये मतलब मुझे हमेशा याद रहेगा। ये मेरी मतलब इस कंपटीशन की तैयारी का सबसे मतलब लो पॉइंट है। इसके कोई आफ्टर इम्पैक्ट्स? आफ्टर इम्पैक्ट क्या, सीजीएल दुनिया जानती है कि एसएससी के जो एग्जाम्स हैं मतलब 3 से 4 साल लेते हैं पूरा प्रोसेस होने में। अगर आपने एक स्किप कर दिया तो आप समझ रहे हो 2 से 3 साल और पीछे चले जाते हो। ये 17 का मेरे साथ ये हुआ था, उसका मेंस मैं खुद ने छोड़ दिया, और 18 का मैंने दूसरी प्रिपरेशन की वजह से छोड़ दिया। तो मतलब मैं मेंस और आगे भी हमेशा जा सकता था, लेकिन वो अपनी गलतियों की वजह से। बट हमेशा आपके पास एक बैकअप था, अपनी जॉब, आपकी क्लरिकल जॉब, तो नहीं, इसलिए आप पे कभी यूं नहीं 17 का जो पेपर छूटा था उस टाइम तो मेरा सिर्फ एक ही चल रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने घर बैठे, क्योंकि 1 साल हो गया, मतलब 1 साल कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि वो धांधले वाला कोर्ट केस चल रहा था, सीजीओ कॉम्प्लेक्स में लोग बैठे हुए थे। तो वहां मुझे दिख गया कि ये 1 से 2 साल ऐसे ही जाने वाले हैं। तो तब मैंने सोचा कि एक जॉब तो लेनी पड़ेगी। तो बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसमें 6 महीने में आप जॉब ले सकते हो। तो वहाँ और बैंक की सबसे अच्छी चीज यही है, बैंक का पेपर देने की, कि आपको टाइम पे जॉब मिलती है। आज की तारीख में अगर किसी को नौकरी चाहिए ना, लोग कहते हैं हमें जॉब चाहिए, बैंक की तैयारी करो, आपको जल्दी से जल्दी। और 1 साल में आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। एसबीआई की क्लरिकल एंड पीओ, आईबीपीएस की क्लरिकल एंड पीओ, आरआरबी की क्लरिकल पीओ, और कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, कितने सारे होते हैं, एलआईसी, इंश्योरेंस एग्जाम्स। तो सिर्फ 3 से 6 महीने की आपकी जो अच्छी स्टडी, वो आपको ना पूरा 1 साल में 10 से 12 अपॉर्चुनिटीज दिलाता है कि आप किसी न किसी एग्जाम में तो हो जाओगे, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया है। तो जॉब लेना मतलब इतना मुश्किल नहीं लगा मुझे बैंकिंग में, ऑब्वियसली क्लरिकल में, और अगर एसएससी के कंपैरिजन में भी हाँ बहुत इजी लगा मुझे, क्योंकि मे भी ऐसा भी हो सकता है एसएससी की मैंने बहुत अच्छी तैयारी करी है, इस वजह से मेरा बैंकिंग में अच्छे से हो गया, मतलब नॉर्मली हो गया। ये तो है यार, ये हो सकता बेस तो बनाता ही अपना एसएससी, तो अपन किसी भी एग्जाम में जाके बैठ सकते। सिर्फ मुझे वो पजल्स, रीजनिंग वगैरह वो थोड़ा साइड जाना पड़ा, अदरवाइज तो मतलब सब कुछ सेम ही रहता है।
और इसके अलावा आप जैसे एसएससी की प्रिपरेशन की बात करें तो क्या क्या आपने सोर्सेज रेफर किए, और एक आपने कोचिंग की थी वो तो बहुत पहले की थी आई थिंक, हाँ, इतना 16 पुरानी कोचिंग के अब 2019 के एग्जाम में कोई मायने नहीं रह गए हैं। नहीं। और 16 में जैसे अगर आपने कोचिंग की भी थी तो वो जो कोचिंग थी वो आपने बैंकिंग की थी, तो उससे कुछ एसएससी का 2019 एसएससी आपने इतने अच्छे नंबर से निकाला, तो कुछ आपको लगता है कि उसमें कुछ उसका बेनिफिट रहा नहीं, जो होगा? मैंने बैंक की कोचिंग करी थी वो कॉलेज के 3rd ईयर में करी थी, और जो 4th ईयर के बाद फिर मेरा एसएससी में रुझान था एज की वजह से, तो मुझे एसएससी निकालना, तब मैंने मैथ की कोचिंग करी थी। मैथ की सीजीएल से जुड़ी हुई कोचिंग करी थी। अच्छा। हाँ। तो मेरे पास जैसे लोगों के पास एक कोचिंग के नोट्स होते हैं, वो कोचिंग के नोट्स थे। तो टीचर जयपुर के बहुत अच्छे थे, तो उनके नोट्स मैं मतलब लास्ट तक मैंने उनको आपके हैंडरिटन नोट्स थे? हाँ, उन्हीं उसी कोचिंग के। तो एक मेरे पास वो कोचिंग के नोट्स थे, और एक जो 2 किताबें चलती हैं, किरण प्रकाशन वाली और आरके मतलब राकेश यादव वाली, तो उनमें से मेरा किरण प्रकाशन को लेता था मैं। ये दोनों चलते थे प्रीवियस में, और साथ में मॉक चलते थे। बस यही होता है एसएससी की तैयारी में, मतलब प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ये तो है। मैथ्स में प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इंग्लिश में क्या? इंग्लिश में मतलब मैं राजस्थान बोर्ड से था, लेकिन मतलब मेरा इंग्लिश में मतलब अच्छा हिसाब था, मतलब ऐसा नहीं था जैसे राजस्थान बोर्ड या किसी भी बोर्ड के बच्चों का होता है कि इंग्लिश है। अपना राजस्थान बोर्ड से कभी प्रॉब्लम नहीं हुई अपनी? हाँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मैं और हिंदी मीडियम से भी कभी ऐसी कुछ प्रॉब्लम हुई? नहीं, मतलब मुझे किसी में दिक्कत नहीं थी इंग्लिश में, जो क्योंकि यहाँ स्पीकिंग तो थी नहीं। अगर स्पीकिंग होती तो एक बार को प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन ये तो ग्रामर है, वोकैब है, तो ये सब मेरे लिए आसान था। मतलब मुझे ऐसा लगा, मुझे याद करना और ये सब मेरे लिए बहुत आसान रहता है। रट लेते हो करना, हाँ, मैं बहुत अच्छे से रट लेता हूँ, क्योंकि ये चीजें रटने वाली होती हैं। आपने एप्पल को कोई याद नहीं किया, मतलब आपने इतनी बार वो सुना है, उसकी तस्वीर बन गई है, तो आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता। तो इस तरह मतलब एक जो फियर चलता है लोगों में कि यार हिंदी मीडियम के लोगों को एसएससी या बैंकिंग में क्या चूज करना चाहिए, अगर कोई हिंदी मीडियम से आ रहा है तो आपकी क्या राय रहेगी कि एसएससी चूज करना चाहिए कि बैंकिंग चूज करना चाहिए? हिंदी मीडियम से जो आ रहा है तो उनके लिए एसएससी तो बहुत हलवा है। हाँ। क्योंकि एसएससी में कुछ ऐसा है नहीं कि आप मतलब किसी देहात से आ रहे हो, गांव से आ रहे हो, और वहाँ आपने वहाँ की एजुकेशन ली है, तो इंग्लिश है, फिर ग्रामर है। ग्रामर भी मतलब ग्रामेट्रिकल नहीं आती, मतलब आप प्रीवियस से आइडिया लोगे तो आपको एरर्स निकालना आना चाहिए, वो हो गया। वोकैब में याद करने का होता है, तो वो तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी वैसे ही याद करते हैं, आप भी वैसे ही याद कर रहे हो। उनका हो सकता है कि 5000 का वोकैब 5000 वोकैब पहले से बनी हुई हो, लेकिन वो 5000 के लिए आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े, लेकिन ऐसा कुछ इशू नहीं है। और बैंकिंग इंग्लिश वालों के लिए मुश्किल पड़ेगा? नहीं, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा उनकी समझ, वो सोचते भी हिंदी में, जैसे लोग गाली हिंदी में देंगे, इंग्लिश में नहीं देंगे, तो इस तरह से उनका मतलब सोचना समझना वो हिंदी में होता है, फिर वो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं इस तरह से। तो एक ही चीज है जो हेल्प करती है इसमें, आपकी अंडरस्टैंडिंग। आप हर जगह जो देख रहे हो, आप मूवीज जो देख रहे हो, न्यूज़पेपर कोई नहीं पढ़ता न्यूज़पेपर। हमसे भी, आपसे भी कई लोगों ने कहा होगा, मुझसे भी कहा है, लेकिन कोई नहीं पढ़ता है। कहने वाली बातें होती हैं कि द हिंदू पढ़ो है वो, ये कोई नहीं पढ़ता। लोग हिंदी के न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, तो इंग्लिश के तो जब पढ़ेंगे। तो लेकिन मूवीज बहुत मतलब वो बहुत हेल्प करती हैं मूवीज। अगर न्यूज चैनल है, मतलब कुछ भी आप देखते हो आजकल इंग्लिश में आता है, और उसको धीरे धीरे समझते हैं। शुरू में ऑकवर्ड लगता है, समझ नहीं आता है मूवीज में, इंटरेस्ट बन जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे, जैसे अभी आज की तारीख में मुझे पता ही नहीं लगता कि मैंने कितनी मूवीज इंग्लिश में ही देख लेता हूँ। जबकि और आज मैं उन लोगों को देखता हूँ, अरे नहीं थोड़ा इंग्लिश में समझ में नहीं आएगी, तो वो मुझे फील आता है कि वो डिफरेंस आ चुका है मेरे अंदर। क्या वो डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। मुझे अब नहीं फर्क पड़ता। अभी मैंने वो दृश्यम 2 आई थी, उसको इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देख लिया, और वो बोल रहा था मलयालम में। तो ये सिर्फ इंग्लिश की वजह से कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हो जाता है, तो आप सारी चीजों को समझ लेते हो। और बैंकिंग का एग्जाम तो सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन पे, उसमें तो कुछ ग्रामर वगैरह कुछ है नहीं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से आ रहे हो तो आपको तो प्रेफरेंस मिलती है, आपको हेल्प मिलेगी। पर एसएससी में तो सारे एक लेवल पे होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और हिंदी मीडियम वालों को तो मुझे लगता है एज ही मिलता है। अपने आरबीएससी बोर्ड वाले हैं उनको तो, क्योंकि ग्रामर उनकी ग्रामर स्ट्रांग होती है। इंग्लिश मीडियम वालों की स्पीकिंग अच्छी होती है, ग्रामर नहीं। तो इसका फायदा होता है, क्योंकि हमको पेपर देना है ग्रामर में, स्पीकिंग में नहीं देना। तो हमारी जो ग्रामर होती है, जो हमारे
मतलब पुराने जो बेसिक्स चले आ रहे हैं वो हमको बहुत हेल्प करते हैं उसमें, क्योंकि हमको एरर निकालना आसान हो जाता है। उनका स्पीकिंग का वो रहता है ना, इंग्लिश वालों को स्पीकिंग करते हुए वो सही से बोल एमआर वो एरर नहीं करेंगे, भले ही वो बोलते टाइम एरर नहीं करेंगे, बट वही उनको पता, क्योंकि उनको रूल्स नहीं रटे हुए। हमें रूल्स बिल्कुल रटे हुए हैं, तो हमको एरर निकालना मुझे लगता है कि आसान हो जाता है। एरर निकालना, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, पैसिव वॉइस, ये सब चीजें बाकी फिर वो तो है ही रटाफिकेशन का केस। हाँ, वो सबके, वो हिंदी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम का वोकैब रटनी ही रटनी है। ऐसे डेली लाइफ में हम इतना यूज नहीं करते हैं, वो रटना ही पड़ेगा आपको, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स। बाकी अब आप और कोई इनपुट, क्योंकि मेरे माइंड में तो और भी सवाल आ नहीं रहा है और क्या। और इसके अलावा हाँ, आपने बीच में एक यूट्यूब चैनल चलाया अपना, तो आप उसमें भी टाइम इन्वेस्ट करना है, उसमें भी टाइम इन्वेस्ट कर रहे थे। हाँ। जैसे इसका एक चैनल है अतरंगी एंगल्स, उसमें बंदा पूरी एक्टिंग एकदम एक्टर टाइप, बहुत कॉमेडी फनी वीडियोस बनाता था। अभी उसको होल्ड पे रख दिया। उसके अलावा आप जैसे जॉब भी थी, उसके अलावा प्रिपरेशन भी थी, और आप डेली लाइफ में रहते भी एज ए बैचलर थे, आई थिंक बाहर घर से दूर, खाना वाना भी खुद ही बनाना। तो अब आज के टाइम पे जो लोग ऐसे हैं कि जिनके पास कुछ नहीं करने के लिए, बाहर किसी पीजी में रह रहे हैं और पीजी में अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, और फिर भी उनका एग्जाम नहीं निकल रहा है, मतलब आपने इतनी मल्टीटास्किंग करते हुए, एक तो 2 लोगों के लिए आप राय दीजिए जो आपके जैसे वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं, और दूसरा जो लोग जिनका होल एंड सोल काम अभी सिर्फ स्टडीज का है और फिर भी उनसे नहीं निकल पा रहा, तो दोनों में आपकी क्या राय है कि क्या उनको करना चाहिए? दोनों के लिए मेरे पास मतलब है सॉल्यूशन। अच्छा, जो मेरी तरह हैं वर्किंग एक्सपीरियंस, उनको पता है कि वो जिस भी जॉब में वो हैं वो वहाँ नहीं रह सकते, वो इसीलिए दूसरी तरफ देख रहे हैं। तो अगर आपको पता है, आपके माइंड क्लियर है कि आपका जीवन यहाँ पे नहीं कटेगा, तो आप अपना 100% बाहर दोगे। और अगर आप नहीं दे रहे हो, इसका मतलब आपका चल जाएगा उसमें काम। ये बात रहती है। ये मेरा मोटिवेशन था यहाँ से निकलने का। अभी मैं बैंकिंग में हूँ और अभी रिजल्ट नहीं आया, लेकिन होपफुली कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो मेरा यही था, मैं बैंक में नहीं रह सकता। जो मैंने 2 साल में बैंकिंग का देखा है कल्चर, मतलब मुझे लगता है कि वहाँ से बहुत ही बेटर मुझे एसएससी लगा, और मैंने पहले तैयारी भी की, इसलिए मेरे लिए आसान था। लेकिन ये मोटिवेशन होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ रह सकता हूँ तो ठीक है, फिर तो तैयारी करेगा ही नहीं बंदा, लेकिन अगर कर रहा है, उसको वहाँ से निकलना है, तो वो अपना 100% देगा और निकलेगा वहाँ से, क्योंकि उसे वहाँ से निकलना है, वो अपना जीवन उसमें नहीं काट सकता। टाइम मैनेजमेंट कैसे करे वो? टाइम मैनेजमेंट तू कैसे करता था? कि मतलब टाइम मैनेजमेंट का ऐसा है कि जिस इंसान को मतलब 24 घंटे मिलते हैं, दोनों को 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन इंसान जब डेली पढ़ता है तो मुश्किल से 3 से 4 घंटे ही निकाल पाता है। और अगर जब वर्किंग होता है तो उसके लिए बेनिफिट रहता है कि उसको पूरे दिन ये लगा रहता है कि मैं वर्किंग हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा। लोग जो नॉन वर्किंग है उनको पूरा दिन मिल रहा है, मैं उनसे कैसे कम्पीट करूंगा। तो ये उसके लिए बेनिफिट वाली चीज हो जाती है कि वो शाम को आके और सुबह अपना 1-2 घंटे निकाल लेता है। जबकि जो नॉन वर्किंग होते हैं, क्योंकि मैं भी नॉन वर्किंग था, तो 3-4 घंटे निकालना मेरे लिए बड़ी बात होती थी। मतलब मैं उतना ही निकालता हूँ, मैक्स उतना ही निकालता था मैं। मतलब घंटों में ऐसी पढ़ाई नहीं करता था कि 18 घंटे या 20 घंटे, मतलब उतना ही निकलता है। मतलब नॉन वर्किंग होने के बाद भी आपके दिन से 3 से 4 घंटे निकल जाए ना, क्योंकि आप उसको साल भर पढ़ना होता है। तो अगर आप ऐसे 15 घंटे पढ़ते हो, कभी तो एग्जॉस्ट हो जाओगे आप। 3 से 4 घंटे सफिशिएंट होते हैं, तो वो वर्किंग में भी निकल जाते हैं, क्योंकि उस बंदे को करना होता है, तो वो अपना एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के कर लेता है। बस ये है कि आपको थोड़े से कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे, क्योंकि जॉब में हो तो जिस तरह से सिंगल माइंडेड जो लोग जॉब कर रहे हैं, तो उनको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज दिख रही होती हैं, तो वो पैर उसमें डालते हैं। लेकिन आपको वो पैर अपने पास सिमट के रखना होगा, और आपको अपने, क्योंकि आपको पता है कि आपको वहां से निकलना है। तो आप अपना बस नौकरी चलती रहे, आपकी जॉब स्मूथली चलती रहे, बस इतना होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब प्रमोशन भी लेना है आपको जो बैंक के जैसे मेरे एग्जाम्स होते हैं इंटरनल, उसमें भी आप दे रहे हो, तो इसमें वो जिंदगी पड़ी है उसके लिए, अंदर जाने के लिए, प्रमोशन वगैरह। लेकिन अभी तो आपको वहां से निकलना है ना, अभी आपको वहां लिमिटेड जॉब के बस उसी लिए रहना है। और उन लोगों के लिए जो वर्किंग नहीं है, फोन तो बंद करो। मेरा नहीं है, मम्मी का। क्या करूं? कोई नहीं, मम्मी। तो अब मतलब लो, आंटी को फोन दे दो। 6053 मतलब अब इसमें क्या, नॉन वर्किंग, हाँ
नॉन वर्किंग कैंडिडेट्स जो मतलब अपना रेज भी कई बार मेरे कमेंट्स में डालते हैं, तो उनके लिए क्या राय रहेगी? जैसे मैं बोलता हूँ कि यार कंपटीशन एग्जाम्स जो हमारा बैंकिंग है, एसएससी है, वो लोगों ने जितना बना दिया है हुआ कि यार बहुत टफ है, बहुत टफ है। तो एक तरफ तो जब अपन देखते हैं कि एक वर्किंग कैंडिडेट्स हैं वो भी एग्जाम्स निकाल रहे हैं, और नॉन वर्किंग कैंडिडेट्स हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा है वैसा है, तो ये किस हद तक सही है उनका रेज के भाई मतलब ये तो बहुत ज़्यादा टफ आ रहा है या फिर ये ऐसा कुछ हो रहा है? तो ये तो मुझे रेज नहीं लग रहा, मुझे एक्सक्यूजेज लग रहे हैं। हाँ, क्योंकि इसमें रेज होने वाली तो बात ही क्या है, मतलब आपसे ज़्यादा टाइम मतलब किसके पास है? हाँ। मतलब जो चीज़ें एफर्ट्स लगाने वाली है वो सबसे ज़्यादा सोर्सेज तो आपके पास हैं। अगर आप उसमें भी एक्सक्यूजेज निकाल रहे हो कि नहीं मतलब आप आजकल टफ हो गया, तो टफ हो गया तो मत करो। मेरा तो सजेशन यही रहेगा, क्योंकि टफ है भाई, बहुत टफ है तो मत करो, क्योंकि आप नहीं तो कोई और निकालेगा, आपके पड़ोस वाला निकाल लेगा, आप मत निकालो। ये मेरा सजेशन रहेगा। आपको करना है तो थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपने पड़ोसी से आगे निकलना पड़ेगा, क्योंकि वो भी उसी लेवल पे तैयारी कर रहा है। सारे अभी लोग सेम लेवल पे ही पढ़ाई करके आते हैं, ग्रेजुएशन सेम लेवल पे कोचिंग करते हैं एक ही टीचर से। और ये एक कट ऑफ की एंजाइटी भी बहुत रहती है लोगों में, कट ऑफ आने से पहले कि मतलब कट ऑफ क्या, कट ऑफ हाँ। ये लोग खुद को मुझे तो लगता है खुद को पागल बना रहे होते हैं, थोड़ा मन की सांत्वना के लिए कि कट ऑफ आ जाएगी। अगर किसी आपको लोग बोल रहे हैं कि कट ऑफ बता दीजिए किसी भी एसडीएटी हो एसएससी, आपने एक नंबर बता दिया, लोग नंबर एक बता देते हैं, और वो सिर्फ इसलिए बताते हैं क्योंकि लोग पूछ रहे होते हैं। आपने एक नंबर बता दिया, नहीं अगर वो नहीं आया तो अभी क्या करोगे? कुछ नहीं ना। ये लोग सांत्वना देते हैं कि अच्छा 145 तो 145 मेरा हो रहा है तो ठीक है। तो ये तो झूठी तसल्ली हुई ना, क्योंकि रिजल्ट आप नहीं बना रहे हो, कट ऑफ आप डिसाइड नहीं कर रहे हो, या कोई भी चैनल डिसाइड नहीं कर रहा है। तो कट ऑफ जो डिसाइड कर रहे हैं वो तो एक अचानक से बॉम्ब फूटता है, तो ये तो उन्हीं पे रहने दो ना। बस ये है कि वो जो बीच का पीरियड होता है रिजल्ट आने का, उसमें लोग, उसके लिए एंजाइटी की कोई बात नहीं है, आप एक आइडिया लेना है ले लो। हाँ एक आइडिया हो सकता है, एक आइडिया सभी चैनल्स और आप भी दे सकते हो कि हाँ इतना आइडिया, क्योंकि पिछला ट्रेंड देखते हुए लोग आइडिया देते हैं। तो लेकिन वो ट्रेंड तो हर बार जो भी कराने वाले एग्जाम होते हैं वो नया ट्रेंड सेट कर देते हैं। पर उसके लिए इतना एंग्शियस होने वाली कोई बात नहीं है, बहुत से लोग बहुत एंग्शियस रहते हैं। अब हम भी चैनल पे वीडियो डालते हैं तो कट ऑफ वाली वीडियोस पे कट ऑफ अच्छे आते हैं, वो इसीलिए, और वही तो मैंने लोगों ने चैनल पे वोकैबुलरी के वीडियोस डाले हैं, उसका कुछ नहीं हुआ, उसमें 250-300 व्यूज कट ऑफ के वीडियोस पे 10-12 हजार। ध्यान ना लोगों का फिर कंपटीशन पे ना, कंपटीशन कितना है या किसका हो गया किसका नहीं हुआ, कौन वर्किंग कौन नॉन वर्किंग। लोगों का ध्यान इस पे, लोगों का ध्यान जिस पे होना चाहिए वोकैब पे, उस पे नहीं है ये आपका रीजन है, जो आपका रेज निकल रहा है ना, वो आपका रीजन है कि आपका ध्यान कहीं और है। क्योंकि जिसको पढ़ना है वो आप कमेंट कर रहे हो और वो पढ़ रहा है, ये बात सही है। और इंटरव्यू जो आपका था, आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में भी आपको अगर कुछ याद है तो थोड़ा सा अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। पीओ वाला, क्लैरिकल में तो इंटरव्यू होता ही नहीं है, पीओ का इंटरव्यू एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू हमारा जयपुर में था, और मतलब पहला मतलब वैसे कॉलेज में दिए थे हमने प्राइवेट कंपनीज के लिए इंटरव्यू, तो इसलिए मतलब जैसे नॉर्मल लोग होते हैं बाहर से, मतलब प्रोफेशनल डिग्री नहीं होती जिनके पास, तो उनसे हमारे पास ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस था, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। और मॉक वगैरह एक कोचिंग भी की थी मैंने जयपुर में, इसी मॉक इंटरव्यू टाइप, तो मेरा था कॉन्फिडेंस था। अभी लेकिन जहाँ वहाँ बैठते हैं ना जब मतलब इंटरव्यू रूम के बाहर, तो सारा कॉन्फिडेंस आपका पानी पानी हो जाता है, वो हो जाता है। लेकिन वहाँ से मेरे आगे वाले, अब ऐसा होता है वहाँ जैसे ही इंटरव्यू रूम से बाहर निकल के लोग आते हैं, वो अपना अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, तो उस हिसाब से आपका फ्लक्चुएशन होता रहता है। किसी ने बताया बहुत आराम से चल रहा है, आप रिलैक्स हो जाते हो। किसी ने बताया कि मेरे से कुछ पूछा ही नहीं, अब उसके भी डाउट कि मतलब पूछा नहीं तो या तो भगा रहे हो ऐसे ही करके, या फिर ये बंदा बहुत तगड़ा हुआ, पैनल को जज करने, हाँ पैनल को जज करने लग जाते हैं लोगों के। बहुत वहाँ बहुत कुछ चलता रहता है दिमाग में, सही बात है। तो आप उसको रोक भी नहीं सकते, उसका कोई मंत्र नहीं है कि नहीं आप वो खा लोगे तो रुक जाएगा, नहीं रुकेगा वो होगा। और उसको फील भी करना चाहिए, यही मुझे आज भी फील है वो उस टाइम क्या फील था वो मुझे आज भी फील हो रहा है। हमारा नंबर आता है आगे वालों का, मतलब बहुत कम ही चल रहा था, मैं बैठा हुआ ना के वो जैसे बिल्कुल तरीके से, वो तो आपको सीख ही लेते हो, वहाँ जाके बैठा, उन्होंने फिर मेरे से जिस डायरेक्शन में शुरू किया, क्योंकि मेरा नाम तरुण था, और मेरे मॉक इंटरव्यू में भी इंटरव्यू बहुत मतलब फायदा देते हैं आपको, जैसे मुझे वहीं बता दिया था कि आपके नाम पे सवाल बनेगा, शुरुआत वहीं से होती है, वो फिर कहीं से भी कहीं ड्राइव हो सकता है, लेकिन मेरा नाम तरुण था। तो मुद्रा एक स्कीम होती है, तो मुद्रा स्कीम में 3 कैटेगरी होती है, शायद शिशु, किशोर, तरुण, तो वो तरुण वहाँ वो लिंक करना था,
तो वो मुझे ऑलरेडी पता था, उन्होंने शुरू वहीं से किया कि तरुण नाम की कोई स्कीम है क्या। तो फिर मैंने थोड़ा सोच समझ के, हाँ जैसे मुझे पहली बार सुनने को मिल रहा है, तो मैंने वहाँ से उसका जवाब दिया, तो इम्प्रेशन वहाँ से गया। और उन्होंने फिर भरतपुर, मैं भरतपुर से हूँ, तो भरतपुर में किसकी फसल होती है, कौन सी फसल ज़्यादा तादाद में होती है, कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, तो ये मैं प्रिपेयर करके गया था। लेकिन मतलब उनको इतनी डीप नॉलेज होती है, मतलब वो इतना घूमे हुए होते हैं कि मतलब उनको ये पता था कि भरतपुर में जो किले हैं वो किसने बनवाए थे, उनके कितने भाई थे, इतना हमको नहीं पता। आपका इंटरव्यू राजस्थान में हुआ था? राजस्थान, जयपुर में हुआ था। भरतपुर वहाँ का एक जिला है। हाँ, तो ठीक है, वो सवाल बाद में पूछूंगा, पहले अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो वहाँ मतलब वो उनको मतलब बहुत नॉलेज थी मेरी जगह की, मुझे इतनी नहीं थी। लेकिन ठीक है, मतलब नहीं सर, मैंने बताया कि सर इस बारे में मुझे नहीं पता है, तो बस आप यही कर सकते हो कि आपको नहीं पता है तो नहीं पता है, मतलब आप साफ बताइए। तो ऐसे एक या दो ही केस हुए थे जिसमें मुझे नहीं पता था। जैसे एक उन्होंने मुद्रा लोन का भी जो सवाल उठा था, तो उन्होंने बताया आपको मिल सकता है। जैसे मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, तो उन्होंने कहा कि आपको अगर आप कोई बिजनेस या कुछ भी स्टार्टअप करना चाहें तो आपको वो लोन मिल सकता है। तो मुझे ऐसा अपने दिमाग में रहता है कि जो भी स्कीम्स होती हैं वो बीपीएल वालों के लिए या ऐसे होती हैं, तो हमें कहाँ मिल पाएगा। तो मैंने कहा सर शायद नहीं। तो मुझे यहाँ बता देना चाहिए था कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं सर मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन मैंने गैस किया। तो मैंने हाँ शायद पूछ के भी गैस किया था। बट एक्चुअली मुद्रा स्कीम जो क्वेश्चन पूछा गया, मैं बता दूं इसका आंसर कि मुद्रा स्कीम का लोन उसी को मिलता है जिसका ऑलरेडी एक बिजनेस सेटअप हो अंडर एमएसएमई एक्ट। तो जब आप पहले से उसमें हो, क्योंकि ये एक रीफाइनेंसिंग स्कीम है, आपके पास पहले से फाइनेंस और बिजनेस इज ऑलरेडी रनिंग, देन ओनली दिस स्कीम विल हेल्प यू एंड दे विल रीफाइनेंस यू, क्योंकि उसका अमाउंट भी बहुत छोटा सा है। अगर आपको आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आपको थोड़ी सी मशीनरी चाहिए, तो आप मुद्रा लोन उठा के उसका बेनिफिट ले सकते हो। बट अगर आपको एक नया बिजनेस खोलना है तो उसका लोन अमाउंट ही इतना कम है कि उससे नया बिजनेस नहीं खोल सकता है। तो ये एक लॉजिकल आंसर वहां पे हो सकता था इस क्वेश्चन का। और ये एक मतलब आपने कंटिन्यू कीजिए, ये एक चीजें होती है, जैसे अब आज भी इसको आंसर से याद है, क्वेश्चन से याद है, तो आपका अगर इंटरव्यू क्लियर नहीं होता है तो आप घर पे आओ, आपको क्वेश्चन सोचो, आप सोचो उनके आपने क्या आंसर दिए और क्या सही आंसर होते हैं, उनका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, बहुत जरूरी है। मतलब मुझे तो आगे कभी मौका नहीं मिला पीयू में इंटरव्यू वगैरह के लिए, तो इसलिए मैंने कभी एनालिसिस नहीं किया। लेकिन मुझे पता है कि कहाँ मेरे ड्रॉबैक्स थे और कौन सी चीजें मेरी परफेक्ट गई। उसके बाद मुद्रा के अलावा और क्या? उसके बाद उन्होंने वही मतलब पर्सनल नहीं मतलब, लेकिन मेरे भरतपुर से जुड़ा हुआ उनका था। और बैंकिंग के जो मतलब बहुत बेसिक से सवाल होते हैं कि मतलब कितनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स होती हैं। उस टाइम पे बड़ौदा का देना और विजया बैंक में मर्जर हुआ था, तो उस बारे में मुझे सब पता था। तो मैंने जो चीजें मुझे पता थी मैंने उन चीजों को ड्रैग किया, मतलब उनको उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा कि मुझे ये पता है। मैंने पॉइंट करोड़ मतलब पॉइंट डेसिमल्स में भी उनको बताया कि कितने का मर्जर हुआ है उस टाइम पे, जो मुझे याद था। तो इससे क्या उनका होता है, उनको पता लगता है कि हाँ इसको नॉलेज है, और आप अपनी नॉलेज को आपको शो करना ही करना है, कैसे भी करना है, ऐसे जबरदस्ती नहीं। लेकिन जो आप बता रहे हो उसमें एक लाइन और ऐड कर सकते हो ऐसी, जो उनको हाँ कि हाँ इस बंदे को नॉलेज है। इंटरव्यू में मार्क्स कितने थे याद है क्या? मार्क्स मुझे बहुत उम्मीदें थी उससे कि मतलब मेरा अच्छा गया था, मतलब जैसा इंटरव्यू एक्सपीरियंस इससे ज्यादा क्या हो सकता है। आप 10 सवाल में से 2 नहीं बताए ठीक है, लेकिन आपने 8 बताए, कितनी बड़ी बात है। लोगों के डिजास्टर हो जाते हैं, जैसे शुभम अग्रवाल आप जानती होंगी। तो मतलब मेरा बहुत उस हिसाब से अच्छा गया, तो मैं सोच रहा था कि 65-70 होना चाहिए, लेकिन वो एवरेज नंबर आए थे 63-62। अच्छा, तो आप उससे सिर्फ इतनी ही उम्मीद रख सकते हैं। इंटरव्यू से आप 55-60 की उम्मीद रखें, देखे आए अच्छा। मैं यही बोलता हूँ कि 11-12 मेरे से बहुत लोग पूछते हैं एवरेज स्कोर क्या है इंटरव्यू का, मैं बोलता हूँ कि भाई आप 10-11 मान लीजिए। हाँ, 11 से 23 के बीच में 15। और अभी मैंने एक रिसेंटली वीडियो डाला था, उसमें मैंने बोला था कि मेंस का जो स्कोर है आप उसमें एटलीस्ट 25 नंबर ज्यादा लाओ। हाँ, तो आपकी इंटरव्यू पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। हाँ, क्योंकि लोग अगर आपके इंटरव्यू में तो एवरेज मार्क्स, वहाँ आप कुछ सोच ही नहीं सकते, आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप बस प्रिपेयर कर सकते हो, वहाँ परफॉर्म कर सकते हो, और बाकी रिजल्ट उनके हाथ में। इसलिए मैं बोलता हूँ मेंस में ही आप अपना स्कोर अच्छा करें, और 25 नंबर आई थिंक अ गुड गैप अप जो आपको हाथ में लेके चलना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इंटरव्यू के बेसिस पे मेरे को नहीं लगता किसी के सिलेक्शन, कट ऑफ क्लियर करने से आजकल कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं होता है। आगे भी दूसरे-तीसरे पैरामीटर्स होते हैं, तो कट ऑफ से 20-25 तो हर जगह, मतलब बैंकिंग में एसएससी में। ये तो लोग बहुत आजकल ये सवाल पूछते हैं ऐसा कि मतलब लोगों के माइंड में बहुत रहता है कि यार बैंकिंग के इंटरव्यू में ये धांधली हो रही है, ये एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं बैंकिंग पे, ये हमारी
किसी की अप्रोच है तो इतनी सीटें तो वो ले जाएंगे। पहली बात है, देखो हो रही है नहीं हो रही इस बारे में मैं तो कुछ कह ही नहीं सकता, लेकिन ये है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है हाँ। तो आप तो फिर मतलब बहुत लॉस में हो हाँ। और आपसे पढ़ाई करते रह जाओगे, लेने वाले ले जाएंगे। तो इससे बढ़िया कि पढ़ाई छोड़ो, अपना बिजनेस कुछ खोल लो। हाँ। क्योंकि अगर आपको पढ़ाई करके ही निकालना है और आपके पास मतलब ऐसी कोई अप्रोच नहीं है, आपके पास सॉल्यूशन क्या है? हाँ। सॉल्यूशन नहीं है ना, इन प्रॉब्लम्स में आप उलझे रहोगे, पड़ोसी का बच्चा पढ़ के निकल जाएगा। हाँ। आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पे, आप जो कर सकते हो ना उस पर ध्यान दो कि बस मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, मेरे पास कोई अप्रोच नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है, बस पढ़ाई करो और उन बच्चों से आगे निकल जाओ। एक सीट ही तो चाहिए आपको, जैसे 8,000 4,000, अभी तो शायद 2200 2500 ही वैकेंसी है, आपको तो सिर्फ एक सीट चाहिए ना। तो आपको सारी नहीं चाहिए ना, सारी जाने दो कहीं जा रही है, आपको वो एक सीट चाहिए। और लोगों के निकलते हैं भाई, मतलब लोगों के निकलते हैं, ये सब तो सोचने से क्या होगा, चाहे मतलब होता भी है, अगर कहीं हो भी रहा है तो आप उसमें क्या कर सकते हो? आप ये है कि पढ़ाई छोड़ सकते हो, छोड़ना है छोड़ दो, आप नहीं करोगे कोई और करेगा, मेरा यही कहना है। कोई करेगा भाई, लोग बहुत हैं पढ़ने वाले, और ऐसे लोग हैं जिनको इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। तो आप भी वो बनो जिनको फर्क ना पड़े, अपनी पढ़ाई जो ये वोकैब की वीडियो बनाते हैं उस पर ध्यान दो भैया। अब तो छोड़ दी भाई वो बनाना, देखता कोई है नहीं तो फिर क्यों मेहनत करे सामने। सच बोल दिया, इस पे ध्यान दो थोड़ा। तो यहीं पे वाइंड अप करेंगे इंटरव्यू, और आप कोई क्वेश्चन पूछोगे तो मैं पूछ लूंगा इससे फिर कभी, अपना दोस्त ही है। बाकी ये भाई घूमने आया हुआ है, 40 मिनट मेरे को दिख रहा है यहाँ से 41 मिनट टाइम हो गया है, पता भी नहीं, पता चल रहा है क्या तेरे को कि 40 मिनट हो गया अपने को बात करते हुए? चल रहा है पता? ठीक है यार, इनको भी जाना है अभी घूमने, तो मैं वाइंड अप करता हूँ इंटरव्यू, है ना। आपको भी और कोई क्वेश्चंस हो और कोई क्वेरीज हो तो पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन, और तरुण से भी कोई स्पेसिफिकली क्वेरी हो तो डेफिनेटली पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल लेट यू नो हिज आंसर्स इन द कमेंट्स ओनली। और बाकी यू कैन डेफिनेटली विजिट हिज चैनल अतरंगी एंगल्स ऑल्सो, वहाँ पे आप इसकी करामातें देख सकते हो कि एक्चुअली में बंदा कितना फनी है। और बस यही, गुड बाय, टाटा, बाय गाइस, बाय बोलना, कुछ बोलना? बाय बाय, नमस्कार।